अगर आपको 2 में चुनना हो, आपके जिले के लिए कलेक्टर चुनना है, आपको 2 में से एक, बताओ कौन सा चुनोगे? एक व्यक्ति जो 10वीं क्लास में पूरे देश में टॉपर था, 12वीं में भी टॉपर था, फिर उसने आईआईटी का एंट्रेंस दिया, फर्स्ट रैंक आया, आईआईटी में टॉप किया, फिर नीट फीट कुछ दी, अपने जो भी ऐसे एग्जाम होते हैं उसमें भी उसका 100% आ गया, मतलब कैट में आ गया, और उसके बाद उसका मन हुआ आईएएस एग्जाम दे देता हूँ, चलते चलते दी आईएएस भी हो गया। और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो बहुत कठिन परिस्थितियों से निकला है, जिसने कहीं टॉप नहीं किया जिंदगी में, लेकिन संवेदनशील है, समझदार है, जिंदगी के अनुभव देखे हुए हैं, चीजों को मैनेज करना जानता है, जो स्मार्टनेस सड़क पे चाहिए ना वो उसके अंदर है, संवेदनशीलता है, लेकिन उसका दिमाग उतना नहीं चलता जितना इस भाई का चलता है, या इस बहन का, जो भी है, भाई बहन जो भी है। तो एक व्यक्ति है जो शानदार बुद्धि वाला है, ऐसी बुद्धि देश भर में बहुत कम लोगों के पास है, इतना इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन संवेदनशील उतना नहीं है, कंपैशन नहीं है। और दूसरा कंपैशन, संवेदनशीलता, सड़क वाली बुद्धिमत्ता से भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन उतना इंटेलिजेंट नहीं है कि तुरंत तुरंत डेटा एनालिसिस कर सके, एक्सेल पे तुरंत कैलकुलेशंस कर सके, वो सब उसको नहीं होता है। तो आपको अपने जिले के लिए चुनना है, तो बताओ किसको चुनोगे? दोनों को चुन लोगे? यूपीए की सरकार थोड़ी ना कि 2-2 पीएम चलेंगे, भाई कलेक्टर तो एक ही बनेगा, सीधी सी बात है। तो कितने लोग आप में से आईआईटी वाला चाहेंगे कलेक्टर, कि भाई कुछ भी हो स्मार्ट आदमी आना चाहिए, बहुत बुद्धिमान? 2 लोगों ने चुना है आईआईटी वाला कलेक्टर, और कितने लोग चाहते हैं दूसरे वाला? देखिए क्या। चलिए, तो आप, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस में कई चीजों को देखा जाना चाहिए। आपकी राय में ज्यादा किस पे ध्यान देना है, योग्यता पे या इंटीग्रिटी पे? तो ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें व्यक्ति की इंटीग्रिटी और जो एथिकल वैल्यूज है, एक शब्द में लिखिए, जिसमें कैंडिडेट के वैल्यू एस्पेक्ट को प्राथमिकता मिले, इंटेलिजेंस को कम नहीं मिले, राइटिंग स्किल्स को, क्रिएटिविटी को कम ना मिले, लेकिन स्किल्स की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा प्राथमिकता उसके वैल्यू सिस्टम को मिले, उसकी पर्सनैलिटी को मिले, कि कितना सुलझा हुआ, कितना कंपैशनेट किस्म का व्यक्ति है, ये मिले। सिलेक्शन हो गया, कितना भी अच्छा प्रोसेस ले आइए, उसमें हर व्यक्ति वो नहीं चुना जाएगा जिसको चुना जाना चाहिए था। कुछ ऐसे चुन ही लिए जाएंगे जिनको नहीं चुनना चाहिए था, कुछ ऐसे छूट ही जाएंगे जिनको चुन लेना चाहिए था। देखिए, हम लोग जैसे मान लीजिए सिलेक्शन किसी का ना हो, बोलता है कि प्रोसेस ठीक नहीं है, अगर आप उसको यूपीएससी का अध्यक्ष बना देंगे, वो भी ठीक कर नहीं पाएगा प्रोसेस, कितनी भी सावधानी बरत लीजिए, कुछ योग्य लोग छूट ही जाएंगे, कुछ ऐसे लोग सफल हो ही जाएंगे जिनको शायद सफल होना नहीं चाहिए था। इसलिए वो सिस्टम चलाएंगे या आप चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके चलाते क्रांति हो जाएगी, रिजल्ट घुमा फिरा के एक जैसे रहेंगे। तो जब सिलेक्शन हो गया, कुछ कायदे के लोग आएंगे, कुछ ऐसे भी आ जाएंगे जो ठीक नहीं है। तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग प्रोसेस। और ट्रेनिंग में मैंने आपसे कहा था ना कि शुरू में 100 दिन की ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते हैं उसको। फाउंडेशन प्रोग्राम का बेसिक पर्पस सिर्फ वही है कि बेसिक पर्सनैलिटी वैसी बन जाए जो सिविल सेवा की होनी चाहिए। तो फाउंडेशन ट्रेनिंग में या बेसिक ट्रेनिंग में किन किन बातों को ध्यान रखें? एक तो वैल्यू सिस्टम है ही, और वैल्यू सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आपको ध्यान है, इनफोर्स कॉन्टेक्ट मैंने आपसे कहा था कि मसूरी में होता है, तो डाइवर्सिटी देश की समझाने के लिए इनफोर्स कॉन्टेक्ट होता ही है। फिर वहां 1-2 ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, 1-2 ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि आपको एक राज्य विशेष से जोड़ देंगे, उस राज्य की कल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना स्टेज पे, और पूरी टीम करेगी, और उस टीम का उस राज्य से होना आवश्यक बिल्कुल नहीं होता है। अब वहां की कल्चर को समझोगे आप, फिर वहां की वेशभूषा को देखोगे, पहनोगे उसको, वहां का डांस करके दिखाना है तो वहां का डांस सीखा, ये सब करते करते क्या होता है कि आपको देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति के बारे में ठीक से आइडिया हो जाता है। इन चीजों को ज्यादा महत्व मिले और तकनीकी पक्षों को थोड़ा कम महत्व मिले, ये आप कह सकते हैं कि इससे हमारे जो सिविल सर्विसेज हैं थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। एक शब्द इसके बाद हम पढ़ेंगे, एथिकल, मतलब एक बड़ा शब्द है एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नैतिक अधिसंरचना कह लीजिए। एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीजें आती है, देखिए। जो तीसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि एक मजबूत एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मजबूत एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत नैतिक अधिसंरचना या नैतिक ढांचा होना चाहिए। एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो ये होता है कि एथिकल गाइडेंस मिलती रहे, जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में लिखा भी हुआ है। तो एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 हिस्सों में पहला लिखिए एथिकल गाइडेंस, इसको हिंदी में कह सकते हैं नैतिक मार्गदर्शन। आप कितनी भी कोशिश कर लें,
पर्सनल लाइफ में भी और ऑफिशियल लाइफ में भी। ऐसी 50 स्थितियां बनेगी जहां आप नैतिक दुविधाओं के शिकार हो ही जाएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। ऐसा किताबी ज्ञान बहुत काम तो आता नहीं सिविल सेवाओं में, वहां तो अलग किस्म की व्यावहारिकताएं आती हैं। जब जब आप किसी नैतिक दुविधा में होंगे, सबसे सौभाग्यशाली लोग वो हैं जिनके पास एथिकल गाइडेंस के सोर्सेस आसपास हैं। और ये बात केवल सिविल सेवा की है, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, होता ही है। इस उम्र में खूब नैतिक दुविधाएं होती ही होंगी ना कि ये ठीक है कि वो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इनमें सबसे सौभाग्य वाले लोग वो हैं जिनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनसे थोड़ा सा सीनियर है, जिसको जीवन का अनुभव उनसे ज्यादा है, समझदार है, फ्लेक्सिबल है और समय है उसके पास कि आपने अपनी समस्या उसको बताई, उसने बिना भड़के, बिना नाराज हुए, बहुत कायदे से उस स्थिति की समीक्षा करके समझा दिया और ये कहा कि इस स्थिति में ये करना ज्यादा ठीक रहेगा, बाकी आप देख लीजिए। मतलब बांधा भी नहीं आपको कि ऐसा ही करो, चॉइस दे दी, लेकिन समझा दिया कि इस मामले में ये पक्ष है, इसका ये पक्ष है, ये ठीक रहेगा, अपनी राय दे दी।